हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि अपने पार्ट 1 सीपीआर का पार्ट 1 अपने कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में अपन सीपीआर क्या होता है, कब कब देना होता है, यानी कि उसके इंडिकेशंस के बारे में, ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एएचए के बारे में बताया था कि एएचए क्या करता है, आपकी सीपीआर की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अभी नेक्स्ट जो इस वाले पार्ट में अपन बात करेंगे वो बात करेंगे किस पे, CAB कैब फॉर्मूला पे। ठीक है, कैब फॉर्मूला पे अपन बात करेंगे। CAB ये किसका पार्ट है, आपके सीपीआर का कंटिन्यूशन है। ठीक है, CAB की बात करें तो सबसे पहले क्या था आपका, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन आपने को क्या करना है, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रेस करना। प्रेस कहाँ से करना है आपको, पेशेंट जो भी विक्टिम है उसकी कहाँ पे, आपको चेस्ट पे क्या करना है, फोर्स एक्सर्ट करना है, जिससे वहाँ के वॉल्यूम में चेंजेस होंगे। वॉल्यूम में चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, वहाँ से आपका सर्कुलेशन कंटिन्यू हो पाएगा। देखते हैं, मैं पूरी फिजियोलॉजी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कंप्रेशन क्या काम करेगा। ठीक है, कंप्रेशन कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ऑन चेस्ट। ठीक है, अपने जो हैंड्स होते हैं उनसे अपने को क्या करना है, जो विक्टिम होता है उसकी चेस्ट पे अपने को प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, चेस्ट के अंदर कंप्रेशन को प्रोवाइड करना है। A फॉर अपना क्या था, एयरवे, एंड B फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेचर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेचर कैसी होनी चाहिए, जो आप कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। नेचर का मतलब हो गया कि जो सरफेस आप यूज कर रहे हो सीपीआर के लिए, वो सरफेस की नेचर कैसी होनी चाहिए। यानी कि आपका कैसी होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होनी चाहिए, हार्ड एंड फास्ट सरफेस। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट सरफेस, और ये क्या होगी आपकी, फ्लैट सरफेस। अब किसी कुशन वगैरह पे या किसी गद्दे पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रॉपर आप प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने को कैसी, फ्लैट सरफेस, और वो भी कैसी होनी चाहिए, हार्ड जो है वो होनी चाहिए। और कंप्रेशंस की जो फ्लुएंसी होगी वो क्या होगी आपकी, फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेचर के बाद में बात करते हैं अपन सेकेंड, इसका क्या होगा कि इसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, लोकेशन क्या होगी, जो आप सीपीआर के लिए जो आप अपने हैंड्स कहाँ पे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अपने हैंड्स की लोकेशन क्या होगी। यहाँ पे अपन अलग अलग बात करेंगे, एडल्ट के लिए अलग से बात करेंगे और इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए अलग से बात करेंगे। एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट के लिए जो लोकेशन होगी अपने हैंड्स की वो कहाँ होगी, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, आपकी जो स्टर्नम होती है उसके क्या, लोअर 1/3 पार्ट पे अपने को क्या करना है, अपने हैंड्स को प्लेस करना है। ठीक है, बिटवीन निप्पल लाइन, निप्पल लाइन के बिटवीन आपको लोअर 1/3 स्टर्नम पे अपने हैंड्स क्या करना है, अप्लाई करना है एडल्ट क्लाइंट के लिए। सेम ही होगा आपके चाइल्ड के लिए। अगर क्लाइंट आपका क्या है, चाइल्ड है, तो भी आपको क्या करना है, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम एंड बिटवीन द निप्पल लाइन अपने को हैंड्स को क्या करना है, प्लेस करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फेंट के लिए। इन्फेंट की अगर बात करें तो इन्फेंट के अंदर अपने हैंड्स का जो प्लेसमेंट होगा वो कहां होगा, वही लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। ठीक है, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, निप्पल लाइन के जस्ट बिलो अपने को क्या करना है, हैंड्स का प्लेसमेंट करना है। ठीक है, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। ठीक है, इसका ये हाफ पार्ट हो गया, ये लोअर 1/3 हो गया आपका। ठीक है, जो निप्पल लाइन होगी आपकी, इसके जस्ट क्या करना है आपको, पैरेलल अपने को करना है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन होगी यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने हैंड्स का प्लेसमेंट करना है, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम एंड निप्पल। ठीक है, तो लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम एंड निप्पल लाइन पे अपने को अगर ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है तो ये कहाँ का होगा, आपके एडल्ट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिल्ड्रंस के लिए, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम, और इसमें भी क्या होगा आपका, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। तो यहां पे आपके हैंड्स की क्या होगी, प्लेसमेंट होगी इन इन्फेंट। ठीक है, लोकेशन की अपनी बात हो गई। ठीक है, और नेचर की अपन बात कर लिए। नेक्स्ट है रेट की बात करेंगे कि रेट कैसा होगा, जो आप सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हो, जो कंप्रेशन आप दे रहे हो उसमें रेट क्या होगी। तो रेट की अगर बात करते हैं तो रेट कितनी होगी, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, रेट क्या होगी, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन
पर मिनट, यानी कि इतना तो आपको कम से कम देना ही है। अगर रेंज की बात करूं तो कितनी 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट अपने को कम से कम विक्टिम को प्रोवाइड करने हैं फॉर एन इफेक्टिव सीपीआर। ठीक है, एक इफेक्टिव सीपीआर के लिए रेट क्या होगी आपकी 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट आपकी क्या होगी रेट होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डेप्थ की। अगर डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ कि कितना आपको क्या करना है प्रेस करना है। डेप्थ के बारे में अगर बात करो तो वही आएगा आपका, एक तो एडल्ट क्लाइंट होगा आपके पास में, एक होगा चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। ठीक है, एडल्ट की बात करते हैं सबसे पहले। एडल्ट के अंदर डेप्थ कितनी होगी 2 इंचेस। 2 इंचेस का मतलब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपकी क्या होगी कंप्रेशन होगी। जितना आप प्रेस कर रहे हैं उतना ही रिकॉइल होना भी वहां पे बहुत ज्यादा कंपलसरी है, यानी कि जितना आप चेस्ट को प्रेस कर रहे हो उतना ही उसको रिकॉइल होने का टाइम भी आपको प्रोवाइड करना है। बात करते हैं चिल्ड्रंस की। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा ये 1.5 से 2 इंचेस। ठीक है, 1.5 से 2 इंचेस। एंड इन्फेंट की अगर बात करते हैं तो इन्फेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कितना 1 to 1.5 इंच तक का आपको क्या करना है कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। ये हो गई आपकी बात डेप्थ की। ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या हो गया कि आप जो कंप्रेशन दे रहे हो उसमें आपको चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है। तो एडल्ट में कितना करेंगे 2 इंचेस। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि एडल्ट के अंदर जो कंप्रेशन आप दे रहे हो उसकी डेप्थ कितनी होगी, तो वो कितनी होगी आपकी 2 इंचेस होगी। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए 1.5 से 2 इंचेस एंड इन्फेंट के लिए 1 से 1.5 इंचेस की आपको क्या करना है वहां पे कंप्रेस करना है। ठीक है, मेथड के बारे में अगर बात करें तो एक 2 हैंड मेथड होता है, एक सिंगल हैंड मेथड होता है और एक होता है 2 फिंगर मेथड। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि सबसे पहले एडल्ट की बात करेंगे अपन यहाँ पे। एडल्ट, अगर आपका क्लाइंट क्या है एडल्ट है तो इसके अंदर अपने को क्या करना है 2 हैंड मेथड यूज करना है। 2 हैंड मेथड। ठीक है, 2 हैंड मेथड का मतलब क्या हो गया कि जो भी रेस्क्योर है वो अपने दोनों हैंड से क्या करेगा पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करवाएगा। 2 हैंड मेथड की अगर बात करें तो आपका जो शोल्डर, एल्बो एंड जो हील है, पाम का हील जो है वो क्या होना चाहिए एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। और जो आप फोर्स एक्सर्ट करोगे वो कहां से करोगे अपने शोल्डर प्लेट से आपको क्या करना है फोर्स एक्सर्ट करना है। ठीक है, आपके ड्यूरिंग सीपीआर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोज क्या ना हो, बैंड ना हो। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। 2 हैंड मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो हैंड्स का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा कि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो बिलो साइड रहेगा और जो डोमिनेंट हैंड है वो क्या रहेगा अप साइड रहेगा। ठीक है, और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो कैसी होंगी इंटरलॉक होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है वो उसके साथ में आप इजीली आपका डोमिनेटिंग हैंड क्या कर सकता है कोऑपरेट कर पाएगा और आप एक इफेक्टिव सीपीआर क्लाइंट को प्रोवाइड करवा पाएंगे। एडल्ट के अंदर कैसा हो गया 2 हैंड मेथड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिल्ड्रंस के लिए। अगर चिल्ड्रंस की मैं बात करूं तो कैसा होगा आपका सिंगल हैंड मेथड। सिंगल हैंड मेथड, सिंगल हैंड मेथड आपको यूज करना है अगर आपका क्लाइंट कैसा है चिल्ड्रन है तो। अगर बात करते हैं इन्फेंट की, इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में यहाँ पे 2 तरीके के वो होंगे आपके मेथड होंगे। पहला अगर रेस्क्योर एक है, अगर बचाने वाला एक है, और दूसरी कंडीशन कैसी होगी आपकी इन केस ऑफ 2 रेस्क्योर। अगर आपके पास में रेस्क्योर कितने हैं 2 हैं तो पहली कंडीशन के बारे में अपन बात करते हैं ऑन सिंगल रेस्क्योर। अगर 1 रेस्क्योर है, 1 रेस्क्योर अगर है तो कैसा देगा आपको 2 फिंगर मेथड। 2 फिंगर मेथड, जो आपकी 2 फिंगर्स होती हैं उनसे आपको आपकी जो 2 फिंगर्स है वो कहां पे अप्लाई करनी है स्टर्नम पे, लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम जस्ट बिलो द निप्पल लाइन आपको अप्लाई करनी है और वहां पे आपको क्या करना है फोर्स एक्सर्ट करना है यानी कि कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। अगर रेस्क्योर 2 रेस्क्योर हैं, 2 रेस्क्योर है तो आपका क्या रहेगा एनसर्कलिंग द हैंड्स। आपका जो थंब जो होंगे बोथ थंब्स वो कहां पे अप्लाई होंगे आपके कहां पे लोकेट होंगे आपकी लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या करके रखेंगे एनसर्कल करके रखेंगे विक्टिम की चेस्ट को। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या प्रोवाइड करेंगे उसको सीपीआर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 2 थंब मेथड, एनसर्कलिंग चेस्ट
एनसर्कलिंग द चेस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई मेथड की। तो मेथड में कौन कौन से, अगर एडल्ट क्लाइंट है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, 2 हैंड मेथड यूज करेंगे। चिल्ड्रंस के अंदर सिंगल हैंड मेथड यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं इन्फेंट के अंदर, तो अगर रेस्क्योर 1 है तो उसके अंदर आपको 2 फिंगर मेथड यूज करना है, और रेस्क्योर अगर 2 है तो 2 थंब मेथड एनसर्कलिंग द चेस्ट क्या करना है आपको मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ये सब था आपके कंप्रेशन के बारे में। कंप्रेशन का अपन ने रेट देखा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने नेचर देखी, कंप्रेशन की नेचर कैसी होनी चाहिए, हार्ड, फास्ट एंड फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कि रेट क्या होना चाहिए, तो रेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट तो होना ही चाहिए। अगर उससे भी एक्सीड अगर आप कर सकते हो तो बहुत बेटर है। ठीक है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात करी मेथड की, तो मेथड में क्या क्या आता है, सिंगल हैंड मेथड यूज कर सकते हैं, डबल हैंड मेथड यूज कर सकते हैं, और आपका 2 फिंगर या फिर 2 थंब मेथड यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने डेप्थ की बात करी, तो डेप्थ के बारे में क्या था कि अगर आपका क्लाइंट क्या है, एडल्ट है, तो उसमें डेप्थ कितनी होगी, एटलीस्ट 2 इंचेस आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। और अगर बात करते हैं चिल्ड्रंस के बारे में, तो चिल्ड्रंस का कितना 1.5 इंच टू 2 इंच तक आप कंप्रेस कर सकते हो। और अगर बात करते हैं इन्फेंट की, तो कितना कंप्रेस करना है आपको, ओनली 1 to 1.5 इंचेस ही आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेशन की मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा आपका 2.5 इंचेस। ठीक है, 2.5 इंचेस से आपको ज़्यादा क्या नहीं करना है, कंप्रेस नहीं करना है। अदरवाइज वहाँ पे किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके फ्रैक्चर होने के, रिब्स के जो क्रैक होने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए चीज़ ध्यान रखने की, जब आप कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंचेस आपकी डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2.5 इंचेस। अगर अपन बात करते हैं कि कंप्रेशन किस तरीके से आपके पेशेंट को बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग सीपीआर। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपने विक्टिम की चेस्ट को क्या किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने पे क्या होगा कि चेस्ट वॉल्यूम चेंज होंगे, चेस्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो चेस्ट का जो प्रेशर बढ़ा हुआ है वो कहाँ पे, आपकी हार्ट की वॉल पे गिरेगा। वॉल पे प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हार्ट के अंदर जो स्टोर जो ब्लड है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ एग्जर्ट होगा, आपके आउर्टा के अंदर एग्जर्ट हो जाएगा, जिससे वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा और पेशेंट के पास में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि कंप्लीट रिकॉइल आपको होना चाहिए। ठीक है, जितना आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे 2 इंचेस आपने क्या किया, कंप्रेस किया, तो 2 इंचेस उसका रिकॉइल भी होना कंपलसरी है। इससे क्या होगा, इससे रीफिलिंग बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपने वहां से प्रेशर रिलीज किया, चेस्ट से प्रेशर जैसे आप रिलीज करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो विक्टिम का जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल्स वापस से रीफिल होंगे। ठीक है, वहां पे प्रेशर चेंजेस की वजह से रीफिलिंग बढ़ेगी। रीफिलिंग जैसे ही बढ़ेगी उसके बाद में आप जैसे ही कंप्रेस करोगे तो रीफिलिंग के दौरान जो ब्लड स्टोर हुआ था आपके हार्ट के अंदर, उसको वापस से कंप्रेस करने पे आप कहां पे सेंड कर सकते हो, उसको वापस से आयोर्टा यानी कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको भेज सकते हो, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंप्रेशन के बारे में, कंप्रेशन किस तरीके से हेल्प करेगा। इसलिए कंप्लीट रिकॉइल होना जरूरी है। नेचर कैसी होगी आपकी, हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, तो जो आप कंप्रेशन जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव कंप्रेशन होने चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट रिकॉइल होना कंपलसरी है फॉर बेटर सीपीआर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एयरवे के बारे में। एयरवे को किस तरीके से अपन मेंटेन कर सकते हैं। एयरवे के मेंटेन की अगर बात करें तो 2 मेथड होता है यहाँ पे। अगर कोई क्लाइंट नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे ही चलते चलते कोई अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, तो उस केस में अपन किस तरीके से एयरवे को ओपन करेंगे। और अगर कोई सस्पेक्टेड ट्रोमा है, क्लाइंट को क्या है, कोई ट्रोमेटिक इंजरीज है, तो उस केस में अपन एयरवे को किस तरीके से ओपन करेंगे। ठीक है, अपन एयरवे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट होगा आपका एयरवे। एयरवे के बारे में अगर अपन बात करें तो ठीक है, कैब में सेकंड कौन सा था आपका, सेकंड पैरामीटर कौन सा था, एयरवे। एयरवे की बात करें तो पहला जो मेथड होता है एयरवे को ओपन होने का वो होता है चिन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट। ठीक है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड आपका क्या होता है, पहला मेथड होता है एयरवे को ओपन करने का। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, आपकी जो
फेरिंग्स होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक नोसोफेरिंग्स होती है, एक ओरोफेरिंग्स होती है और एक कौन सी होती है, लेरिंगोफेरिंग्स। जो लेरिंगोफेरिंग्स होती है वो किससे कनेक्ट करती है, आपके ट्रेकिया से। ठीक है, अगर आपने लेरिंगोफेरिंग्स को किसमें, लेरिंगोफेरिंग्स आपका कॉमन वे होता है किसके लिए, फूड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट कौन सा होता है, आपका लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं कि क्या होता है, आपने जैसे ही क्या किया, पेशेंट के हेड को पोस्टीरियर साइड में आपने क्या किया, टिल्ट किया। ठीक है, एंड चिन को क्या किया, लिफ्ट किया। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेरिंगोफेरिंग्स है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई सस्पेक्टेड ट्रॉमा नहीं है तो। इन केस ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, कोई फेशियल ट्रॉमा है या फिर स्पाइनल ट्रॉमा है, स्पाइनल कोई इंजरी है, स्पाइनल कोई फ्रैक्चर है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मूवमेंट्स को मिनिमाइज करना है, यानी कि मूव नहीं करवाना है क्लाइंट को। ठीक है, तो उस केस के अंदर अपन एयरवे को किस तरीके से ओपन करेंगे, तो उस मेथड का नाम होता है जा थ्रस्ट मैन्यूअर। ठीक है, उस मेथड का नाम क्या होता है, जा थ्रस्ट मैन्यूअर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीदिंग। कैब का तीसरा पैरामीटर क्या था आपका, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग 2 टाइप की होती है। अगर पेशेंट का एक तो हार्ट अगर वर्किंग है तो उस केस में तो अपन किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाएंगे, एक कंप्लीटली हार्ट भी काम नहीं कर रहा है और लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ब्रीदिंग की अगर बात करें तो कुछ स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप जो ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो एक इफेक्टिव ब्रीदिंग होनी चाहिए। ठीक है, ओवर 1 सेकेंड एटलीस्ट आपको क्या करनी है, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करूं मैं ब्रीदिंग के बारे में, तो किस किस मेथड से दे सकते हैं, माउथ टू माउथ। ठीक है, माउथ टू माउथ आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो ब्रीदिंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, बैरियर मेथड यूज करना है। ठीक है, बैरियर के लिए आपके पास में जैसे रोड साइड अगर कोई क्लाइंट आपको मिला है तो वहां पे बैरियर के लिए कुछ नहीं होगा, तो आपको जो आपकी हैंड कर्चीफ या फिर कोई टिश्यू पेपर अगर अपने पास अवेलेबल है तो उसको किस तरीके से एक बैरियर के तरीके से अपने को यूज करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर माउथ टू माउथ पॉसिबल नहीं है ब्रीदिंग देना तो उस केस में कैसे देंगे अपन, माउथ टू नोज भी दे सकते हैं और माउथ टू स्टोमा या फिर ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो ब्रीदिंग अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो अपन नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे BLS में मैंने बताया था कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज ना करते हुए अगर अपन CPR प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अपन कितना ब्रीदिंग देना है, 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीदिंग देनी है। ठीक है, और अगर क्या है आपका क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वहाँ पे अपने पास एडवांस एयरवेज यूज किए जा रहे हैं, उस केस में अपने को किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। मैं बात करता हूं विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज अगर आप क्या करते हो, पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड कर रहे हो तो एवरी 8 to 10 सेकेंड्स के अंदर एक ब्रीथ अपने को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। एवरी 8 to 10 सेकेंड्स के अंदर अपने को एक ब्रीथ प्रोवाइड करनी है। अगर मैं बात करता हूं आपके विद यूज ऑफ एयरवे, अगर एयरवेज का यूज हो रहा है तो एवरी 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर एक ब्रीथ अपने को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक ब्रीथ अपने को प्रोवाइड करनी है। तो ये था आपके ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग का क्या था, एयरवे को ओपन करने के बाद में अपने को ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। ब्रीदिंग के 3 मेथड मैंने आपको बता दिया। माउथ टू माउथ आप ब्रीदिंग दे सकते हो, इसके अलावा माउथ टू नोज दे सकते हो, माउथ टू स्टोमा दे सकते हो। अगर आपके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उस केस में अपने को एवरी 5 to 6 सेकेंड्स के अंदर एक ब्रीथ प्रोवाइड करनी है। और अगर अपने पास कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है तो अपने को एवरी 8 to 10 सेकेंड्स के अंदर एक ब्रीथ पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग अपने पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल एयर की बात करूं मैं, एनवायरमेंटल एयर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की अगर बात करो तो 21% क्या होता है आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है एनवायरमेंटल एयर में। अब जो आप
रेस्क्यू ब्रीदिंग जो प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, अपन यूज कर रहे हैं, देन जो अपनी एक्सपायर्ड एयर है वो अपने को किसको देनी है, क्लाइंट को देनी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग 16% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइडेड, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग अपने को कितनी 16% ऑक्सीजन अपने को क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जो अपनी एक्सपायर्ड एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 16% होता है, यानी कि अपन ने 4% ऑफ CO2 क्या कर लिया है, वो 4% ऑफ ऑक्सीजन अपन ने यूज कर लेना होता है, एंड 16% अपनी एक्सपायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पे। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो को CV भी बोलता है, CV रेशियो, ठीक है। CV रेशियो के बारे में बात करते हैं तो कितने कंप्रेशन के बाद में कितने वेंटिलेशन अपने विक्टिम को प्रोवाइड कराएंगे, इस बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। CV की बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करेंगे एक तो रेस्क्यूअर्स की संख्या कितनी है, ठीक है, और इन्फेंट, एडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो 1 रेस्क्यूअर एंड 2 रेस्क्यूअर। एडल्ट के बारे में बात करेंगे, चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट, ठीक है। एडल्ट के बारे में बात करें तो अगर रेस्क्यूअर 1 है या 2 है, यानी कि ये रेस्क्यूअर्स की संख्या से अनअफेक्टेड चीज है, ठीक है। एडल्ट के अंदर अपना 13 रेशियो 2 रहेगा, और 2 रेस्क्यूअर्स की कंडीशन में भी अपना जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा वो 2 रहेगा, यानी कि एवरी 30 कंप्रेशन प्रोवाइड करने के बाद, एवरी 30 कंप्रेशन के बाद में अपने को पेशेंट को क्या 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। चिल्ड्रंस की बात करें तो 30:2 इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर एंड 15:2 इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूअर, यानी कि एवरी, अगर आपके पास में रेस्क्यूअर की संख्या 1 है तो उस केस में अपने को कितना 30 कंप्रेशन के बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, और अगर रेस्क्यूअर्स अपने पास 2 है तो एवरी 15 कंप्रेशन के बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग उसको प्रोवाइड करनी है। इन्फेंट की बात करते हैं तो रेस्क्यूअर अगर 1 है तो वही आपका 30:2 रहेगा, ठीक है, और रेस्क्यूअर आपके पास में कितने हैं 2 हैं तो 15:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इर्रेस्पेक्टिव होता है रेस्क्यूअर्स की संख्या के एडल्ट में, लेकिन चिल्ड्रंस में अगर रेस्क्यूअर की संख्या बदलती है तो कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो भी क्या करेगा, बदल जाएगा, ठीक है। इस पर काफी बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नियोनेट्स की बात करते हैं, नियोनेट्स के अंदर रेस्क्यूअर्स की संख्या के इर्रेस्पेक्टिव ही क्या होता है, आपका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहता है। नियोनेट की अगर मैं बात करूं तो 90:30 होता है, यानी कि 1 रेशियो या फिर 1:3:1, सॉरी। एवरी 3 कंप्रेशन के बाद में क्या करना है आपको, एक रेस्क्यू ब्रीदिंग क्या करनी है, नियोनेट्स को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि नियोनेट्स क्या होते हैं, ज्यादा प्रोन होते हैं आपकी ऑक्सीजन के लिए, उनके जो सेल्स होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के लिए, इसलिए नियोनेट्स को क्या करना है 90:30 भी हो सकता है या फिर 3:1, दोनों एक ही बात है। 3 कंप्रेशन के बाद में आपको एक वेंटिलेशन वहां पे प्रोवाइड करना है। ये था आपके कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपका विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम को जैसे आप क्या कर रहे हो, CPR प्रोवाइड कर रहे हो, CPR प्रोवाइड करते करते आप क्या हो गए, थक गए, ठीक है, तो आप चेंज कब करोगे, ठीक है, एक रेस्क्यूअर से दूसरे रेस्क्यूअर पे आप कब शिफ्ट करोगे कि आप दोनों प्रॉपर तरीके से क्या हो सकते हैं, उसको एडजस्ट ना होके क्या करना है, CPR प्रोवाइड करना है। इस बारे में अगर मैं बात करूं तो आफ्टर कंप्लीटिंग 5 साइकिल्स ऑफ 30:2, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 साइकिल्स ऑफ 30:2 और 2 मिनट्स, ठीक है, चेंज द रेस्क्यूअर। एक रेस्क्यूअर से दूसरे रेस्क्यूअर पे शिफ्ट कब कर सकते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 साइकिल्स ऑफ CPR, 5 साइकिल्स ऑफ 32 रेशियो
आप जैसे ही आपने 5 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद में आप रेस्ट क्योर की पोजीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यानी कि एक बंदा अगर सीपीआर करते करते थक गया है, आपको चेंज करना है, तो कितना एटलीस्ट जो सीपीआर प्रोवाइड कर रहा है उसको 2 मिनट्स के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सीपीआर प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसके 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे 30:2 के, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चेक सर्कुलेशन आफ्टर 2 मिनट्स और 5 साइकिल्स ऑफ 30:2। ठीक है, आपको सर्कुलेशन कब चेक करना है कि आप सीपीआर जो प्रोवाइड कर रहे हो वो इफेक्टिव है कि नहीं है। इसके लिए आपको सर्कुलेशन कब चेक करना है, जैसे ही आपके 2 मिनट हो जाएं सीपीआर प्रोवाइड करते हुए, आपको अगर 2 मिनट कंप्लीट हो जाए, या फिर 30:2 की अपने कितनी 5 साइकिल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं आपने क्लाइंट को, तब जाके आपको उसका क्या करना है, सर्कुलेशन चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर्कुलेशन कहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन कहाँ से चेक करना है, बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो पल्स चेक करते हैं सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, पल्स क्या होता है, एक आर्टरी का अल्टरनेट रेज एंड फॉल, ठीक है, ड्यू टू ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर की वजह से आर्टरी का एक्सपेंड होना और वापस से रिकॉइल होना क्या होता है, आपका पल्स होता है। ये कहाँ फील होगी, जहां आपका कोई बोनी प्रोमिनेंस पे आपकी जो आर्टरी है उसको क्रॉस कर रही होगी। अगर पल्स की फील करने की बात करें अपन ड्यूरिंग सीपीआर, कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, तो एडल्ट के बारे में बात करेंगे। एडल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैरोटिड पल्स जो है आपको असेस करनी है। कैरोटिड पल्स को कितने टाइम तक, टाइम क्या होता है इसका 5 to 10 सेकेंड्स, आपको क्या करनी है, असेस करनी है कैरोटिड पल्स। एक लाइन आती है कि कैन वी काउंट द कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स को अपन क्या काउंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो। अपन कैरोटिड पल्स को क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, आपके ब्रेन को, और ब्रेन की सेल्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती है, तो आप कैरोटिड आर्टरी को प्रेस करके नहीं रख सकते। ठीक है, काउंट करने के लिए अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करूँ तो मैं 30 सेकेंड्स के तक अपन काउंट करते हैं, और अगर अनहेल्दी है पर्सन तो 1 मिनट, ओवर 1 मिनट अपने को पल्स क्या करनी है, काउंट करनी है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी सीपीआर की नीड है, पेशेंट ऑलरेडी शॉक की कंडीशन में है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसकी कैरोटिड पल्स को भी आप क्या करके बैठ गए, प्रेस करके बैठ गए, तो उसमें और ज़्यादा ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी एडल्ट के बारे में बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करूं तो फीमोरल या ब्रेकियल जो है अपन पल्स क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहेगा आपका, फीमोरल पल्स अपन असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग सीपीआर। अगर मैं बात करूं इन्फेंट की, इन्फेंट के अंदर कौन सी पल्स चेक करेंगे अपन, ब्रेकियल पल्स क्या करेंगे, असेस करेंगे ड्यूरिंग सीपीआर। मैं बात करता हूं कि ब्रेकियल क्यों चेक करी अपन ने, ठीक है, सबके लिए एक कैरोटिड ही क्यों नहीं चेक कर ली। इसके पीछे रीजन ये होता है कि अराउंड द नेक ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन ज्यादा रहता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन ज्यादा रहता है, तो वहां पे इजीली क्या नहीं होगी, आपकी पालपेट नहीं कर पाओगे आपकी ब्लड वेसल्स को। अगर आपने प्रॉपर पालपेट नहीं कर पाओगे तो वहां से आपको पल्स भी असेस नहीं कर पाओगे। ब्राउन एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, अर्ली एज के अंदर होता है आपका हीट प्रोडक्शन। लेटर ऑन ये फंक्शन किसका हो जाता है, आपके लीवर का, क्योंकि आपकी जो इन्फेंसी जो एज होती है उसके अंदर लीवर इतना मैच्योर नहीं होता कि वो हीट का प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इन्फेंट्स में ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, आपके नेक के अराउंड होता है। ठीक है, अगर आपके नेक के अराउंड ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का ज़्यादा डिपोजिशन हो गया, ठीक है, तो वहाँ से आप कैरोटिड पल्स को क्या नहीं कर पाओगे, असेस नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। इसलिए आपको कहाँ से चेक करनी है पल्स, इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल पल्स आपको असेस करनी है। ब्रीदिंग के बारे में कुछ और स्पेशल पॉइंट्स रह जाते हैं अपने, ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ब्रीदिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ब्रीदिंग जो आप दे रहे हो उसका आपको पता कैसे लगेगा कि आप जो ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो इफेक्टिव है कि नहीं है। इसके लिए अपने को क्या करना है, विजिबल चेस्ट रेज देखने हैं।
ठीक है। विजिबल चेस्ट रेज आपको क्या करना है, देखना है। अगर चेस्ट के अंदर विजिबल रेज एंड रिकॉइल है, दैट मीन्स आप जो ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या है, एडिक्वेट है, ठीक है, इफेक्टिव है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था कि बेस्ट वे टू असेस द रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन को बेस्ट वे कौन सा है आपको असेस करने का। उसके अंदर था लुक, लिसन एंड फील, ठीक है, लुक, लिसन एंड फील, ये क्या होता है, बेस्ट मेथड ऑफ टू असेस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को आपको अगर असेस करना है तो आपको क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, लुक, लिसन एंड फील। लुक का मतलब क्या होता है, आपको विजिबल चेस्ट रेज एंड रिकॉल्स देखने हैं। लिसन का मतलब क्या हो गया, आपको जो ब्रीदिंग साउंड्स है वो सुननी है। एंड फील का मतलब हो गया कि आपकी जो डोर्सम ऑफ द हैंड है, ठीक है, डोर्सम ऑफ द पाम जो है उसको आपको क्या करना है, क्लाइंट की नोज की तरफ रखना है, ठीक है। और अगर वहां पे आपको एयर की क्या हो रही है, फील हो रही है, एयर आप फील कर पा रहे हो, दैट मीन्स उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीदिंग शुड बी प्रोवाइडेड ओवर 1 सेकेंड। प्रोवाइडेड ओवर 1 सेकेंड, ठीक है। जो आप रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना, एटलीस्ट 1 सेकेंड अपने को क्या करना है, प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ब्रीदिंग के बारे में, एक ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग। अगर इन केस आपको पता चला कि पेशेंट का क्या हार्ट तो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से उसका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया है, तो उसमें भी अपने को क्या करना है, सीपीआर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसमें अगर पेशेंट को ओनली, अपन बात करें कि पेशेंट को ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग अपने को देनी है, ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग। अगर ओनली रेस्क्यू ब्रीदिंग की मैं बात करूं तो विदाउट यूज ऑफ एम्बू एंड विदाउट यूज ऑफ एम्बू, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ एडवांस एयरवे, एवरी 5 to 6 सेकेंड के अंदर अपने को क्या करना है, एक ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। एवरी 5 to 6 सेकेंड्स में अपने को एक रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। और अगर अपने पास एडवांस एयरवे का यूज करते हुए, एडवांस एयरवे का यूज करते हुए अपने को जो रेस्क्यू ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है वो कितनी, एवरी 6 to 8 सेकेंड्स के अंदर अपने को 1 ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये था सब कुछ ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। इसी के साथ आपका जो सीपीआर होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सीपीआर का जो नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है सीपीआर से रिलेटेड ही, वो है डिफिब्रिलेशन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप गाइस कि आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सीपीआर हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। इसके बाद में हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक यू।